Hello and welcome to Overview Study IAS। तो फ्रेंड, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन या किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो जिसमें जीएस पूछा जाता हो, तो उसमें सबसे टफ और कठिन और जटिल जो टॉपिक है वो करंट अफेयर की होती है। और इसको लेके एवरी स्टूडेंट जो होता है टेंशन में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हमारा करंट अफेयर सटीक तैयार रहे। तो हम इसी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस और डिफ़िकल्टी को समझते हुए करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके सभी टेंशन को दूर कर देगा। और ये आपको बिल्कुल फ्री में नहीं प्रोवाइड होगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना है। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 2 लेवल हैं। अगर आप दोनों लेवल को ऑनेस्टी से साथ फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% गारंटी है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएंगे। तो आइए दोनों लेवल को एक बार समझ लेते हैं। तो पहला लेवल इसमें होगा जिसमें 5 MCQ मिलेंगे आपको करंट अफेयर बेस सब्जेक्ट वाइज, जो मंडे से सैटरडे तक होगा। और संडे के दिन पूरा वीक का करंट अफेयर MCQ फॉर्मेट में मिलेगा। ये भी 6 बजे मिलेगा। तो 6 बजे दोनों लेवल आपको मिलेंगे। और इसका जो सिलेबस है इसमें कवर किया जाएगा नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी, पर्सनल न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो सभी हम कवर करेंगे टॉपिक को इस दोनों लेवल के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। तो आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, विथ रेफरेंस टू हाइपरसोनिक मिसाइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन जो है हाइपरसोनिक मिसाइल के रिगार्डिंग है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इट ट्रेवल एट लीस्ट 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन अपर एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेरिक लेयर होते हैं उसके अपर एटमॉस्फेयर में सुपरसोनिक मिसाइल ट्रेवल करती है और इसका स्पीड जो होता है साउंड के स्पीड से 5 गुना होता है। ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है दीज मिसाइल आर फास्टर दैन इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। तो इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल से बोल रहा है कि ये फास्ट होता है। ठीक। थर्ड स्टेटमेंट बोला है ग्राउंड बेस रडार या और टेरेस्ट्रियल रडार कैन इजीली डिटेक्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। सॉरी। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट दिया गया। अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से हल करेंगे तो आसानी से भी हल हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जो ग्राउंड बेस रडार होता है, जैसे हम लोग ये देखें ग्राउंड बेस रडार या टेरेस्ट्रियल रडार जो होता है ये डिटेक्ट करता है कि इसको जो सरफेस पर होता है। अब जबकि यहाँ पर इसी स्टेटमेंट में हम पढ़ रहे हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल जो होती है अपर एटमॉस्फेरिक में होती है। तो अपर एटमॉस्फेरिक सुपरसोनिक मिसाइल, इसका नाम ही है अपर हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल अपर एटमॉस्फेरिक में और इस साउंड का 5 गुना स्पीड से चलती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रडार होता है इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक, समझ रहे हैं। और यहाँ पर दीज मिसाइल फास्टर देन कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल से ये फास्टर नहीं होती है, क्या होती है, स्लो होती है। तो यहाँ पर ओनली 1 यानी सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया में जो वार चल रहा है उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। ठीक है ना। और उसमें उसी के परस्पेक्ट में उसके रिस्पेक्ट में रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन जो लॉन्च किए हैं पर्म ए न्यूक्लियर पावर सबमरीन आर्मेड। एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। पर्म क्या है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन आर्म विथ हाइपरसोनिक जिकोर्न जो एक मिसाइल होती है, जिकोर्न मिसाइल। ठीक है ना। उसी को ये कर दिया हाइपरसोनिक जिकोर्न मिसाइल को हाइपरसोनिक में चेंज करने के बाद उसको क्या क्या सबमरीन पर यूज कर दिए, सबमरीन में उसको ले जाने की क्षमता है, उसको सबमरीन में उसको इंटीग्रेटेड कर दिए हैं न्यूक्लियर सबमरीन के साथ जिकोर्न मिसाइल को, और इसी का नाम हो गया पर्म। तो आपको परीक्षा में पूछ देगा पर्म क्या है, तो आपको ये टेक्निकल वर्ड मालूम होना चाहिए। पर्म कुछ नहीं है, एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि हाइपरसोनिक जिकोर्न मिसाइल से इंटीग्रेटेड है। और जिकोर्न जो मिसाइल है इसका पहले भी यूज किया जा चुका है यूक्रेन वार में। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल का जो बोला है कि ये 5 टाइम स्पीड से अपर एटमॉस्फेयर, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक। और ये
टिपिकली स्लोअर दैन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर इसी पर हम आप देखते हैं कि हाइपरसोनिक वेपन हैव द पोटेंशियल टू बाईपास मिसाइल डिफेंसिव एंड अर्लियर वार्निंग सिस्टम। जो अर्लियर वार्निंग सिस्टम है उसको बाईपास कर देता है, ठीक ना। 2021 में एक ग्राउंड बेस्ड टेरिटोरियल, जितना भी टेरिटोरियल रडार होता है उसको इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक। जब तक कि ये फ्लाइट मोड में, जब ये फ्लाइट करती रहेगी तब तक नहीं, जब वो जमीन पर आएगी तभी। इट मेक द डिफिकल्ट रिस्पॉन्ड टू द मिसाइल स्ट्राइक टू इंटरसेप्ट द मिसाइल एंड इवॉल्व देयर चॉइस। थर्ड स्टार्ट में इसके conventional hypersonic weapon destroy the unhindered target or even surface facility solely with the kinetic energy which obtained from the velocity। तो velocity से जो kinetic energy होती है उससे ये फैसिलिटेट करती है, ठीक। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पब्बन ब्रिज से रिलेटेड है। किससे? पब्बन ब्रिज। विथ रेफरेंस टू द पब्बन ब्रिज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पब्बन ब्रिज हम जानते हैं कहाँ पर है, तो ये हमारा श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक पब्बन ब्रिज है। जब देखा जाए तो रामेश्वरम और इंडिया कॉन्टिनेंट को जोड़ने के लिए, लैंड को, इंडियन लैंड को जोड़ने के लिए पब्बन ब्रिज का यूज किया जाता है, ठीक ना। और पालक स्टेट के बीच भी, पालक स्टेट आप देखेंगे तो वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक। तो अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखें मैप में खोल कर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग एटलस लेके बैठिए ताकि आपको और क्लियरिटी है। तो पब्बन ब्रिज आप जाके देखिए, ठीक ना, तो आपको अच्छा रहेगा। तो अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड पब्बन ब्रिज स्टार्ट 1911 में इसका स्टार्ट हुआ था। वाज ओपन टू ट्रैफिक इन 1940, तो 1914 में, यानी 1911 से स्टार्ट हुआ और 1914 में ये ओपन हो गया पब्लिक के लिए। तो 1911 में आप याद कर सकते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग भी होती है, ठीक ना, 1911 से लेकर। इट वॉज द फर्स्ट सी ब्रिज, इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज है, करेक्ट है। इट कनेक्टेड रामेश्वरम विथ मेनलैंड इंडिया, करेक्ट है। न्यू ब्रिज रिप्लेस द सेंचुरी ओल्ड ओरिजिनल पब्बन ब्रिज विल बिकम द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। ये भी बात सही है कि ये इंडिया का जो है फर्स्ट ऐसा ब्रिज बना है जो कि वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी होगा। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीडियो तो इसमें आप पाएंगे कि पब्बन जो यहाँ पर इस तरह से ब्रिज बना रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से ये ब्रिज बना है। तो ये वाला पार्ट जो है ना इस तरह से बना है, आप वीडियो में देखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से रेलवे अगर आ रही है, ट्रेन इस तरह से, और यहाँ से आप जहाज जो वाटर की जहाँ शिप है उनको पास होने के लिए जगह चाहिए, तो क्या होगा कि ये लिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ, वर्टिकली लिफ्ट। और ये कितना 17 मीटर तक लिफ्ट करेगा, ठीक है ना, 17 मीटर ये लिफ्ट कर जाएगा। यहाँ से पूरा उठ के चला जाएगा ये वाला पार्ट, और यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से शिप चली जाएगी। अब जब फिर ये नीचे वापस आ जाएगा और ट्रेन यहाँ से गुजर जाएगी। तो ऐसा ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसका डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोला गया है। न्यू पब्बन ब्रिज विच स्ट्रेट अक्रॉस द ब्लू ओशियन कनेक्टेड रामेश्वरम टू मेनलैंड। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रामनवमी के टाइम पर इसका लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआत हो गई थी कब से? 2019 से। 2019 से इसकी शुरुआत हो गई थी। और ये ओल्ड एशियन पब्बन ब्रिज है उसी के, और ये इंजीनियरिंग का देखा है तो एक वंडर मार्वल एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है। ओरिजिनल पब्बन ब्रिज बिगेन 1911, ओपन इन 1940। इट वॉज फर्स्ट सी ब्रिज, सब कुछ डिस्कशन। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव शिप वाज ट्रेवल बिटवीन द टू पोर्ट। ये याद करने वाली चीज़ है, नोट डाउन कर लीजिए। धनुषकोटी से ये शुरू होती है, और ये आपका जब देखेंगे धनुषकोटी कहाँ पर है तो आप देखेंगे उसमें, तो वो आपका मिलेगा रामेश्वरम के पोर्ट साइड पर, ठीक है, धनुषकोटी। और ये श्रीलंका के पोर्ट वाला, श्रीलंका के टाइप वो साइड से देखेंगे तो ये तमिल तलाई मन्नार और धनुषकोटी दो पोर्ट के लिए, ठीक है ना। तो आपको दोनों के लिए याद होना चाहिए। और यहाँ पर इसका प्रॉब्लम क्या हो गया था कि 1964 में सुनामी आया था, और वहाँ पर पूरी एक ट्रेन ही पूरा गायब हो गई थी, समझ रहे हैं, पूरा उसमें लोग खत्म हो गए थे, पैसेंजर ट्रेन थी। तो यहाँ से इसका डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इसको फिर बनाया जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम नया रखा गया। न्यू पब्बन ब्रिज इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि पहले था, ठीक। और ये इंडिया का जो है फर्स्ट था और सबसे लार्जेस्ट था। आज भी फर्स्ट है लेकिन अब लार्जेस्ट नहीं हो गया। लार्जेस्ट कौन हो गया? 2011 में बांद्रा और बोरली जो है मेरी टाइम लिंक कंस्ट्रक्शन हो गया, उससे ये सेकंड नंबर पर आ गया, ठीक। डी इज करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा आप के बारे में यहाँ पर पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हम जानते हैं माउंट कंचनजंगा जो सिक्किम में पाया जाता है, सबसे ऊंची चोटी है वो सिक्किम की। तो आप अगर यहाँ पर 3 स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, इट रिवायर्ड एट द गार्डियन डायटी ऑफ सिक्किम, करेक्ट। ये सिक्किम का गार्डियन डायटी है, ठीक ना। वो सिक्किम के लोग मानते हैं कि ये हमारा गार्डन है, ये हमारे इस देवता है जो हमारी रक्षा करता है। सेकंड स्टेटमेंट, द स्केर्ड माउंटेन हैज बीन प्रोटेक्ट अंडर द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन 90 एक्ट 1991 तक। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया गया है, करेक्ट है। इट हैज द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट फॉर द इंडिजिनियस रेंगस एंड क्या है डॉरलॉन्ग कम्युनिटी, नहीं डॉरलॉन्ग कम्युनिटी के नहीं, ये भूतिया एंड लेप्चा जो पॉपुलेशन है उनके लिए ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट रखता है। अब इस तरह से देखा है तो थर्ड इनकरेक्ट हुआ, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। तो कितने कौन कौन ऑप्शन, ये इज करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं क्यों न्यूज में था। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि सिक्किम भूतिया लेप्चा एपेक्स कमेटी जो है उन्होंने गवर्नर ओपी माथुर को रिक्वेस्ट किया है कि जो आप आर्मी के लिए वहाँ पर आर्मी एक्सपेंडिट कर यानी आर्मी को वहाँ पर ले आया जा रहा है ताकि वहाँ पर आर्मी रहे और रक्षा करे बॉर्डर का, तो उसको रोकने की बात क्या किया, क्योंकि वहाँ पर ये जो कंचनजंगा है ये रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंट है। किसके लिए, भूतिया और लेप्चा के लिए। भूतिया और लेप्चा जो वहाँ पॉपुलेशन है और ये सिक्किम का गार्डियन दैती के रूप में हुआ, तो इसको एक होली स्पिरिचुअल के बारे में रखा गया ताकि इसकी रक्षा हो सके, सोचिए। तो इसलिए ये न्यूज में रहा है, तो आपको याद होना चाहिए सिक्किम भूतिया लेप्चा एपेक्स बॉडी कमेटी, एपेक्स कमेटी को, इसको याद रखिए, ठीक। और ये पहले से वर्षिक एक्ट में, और यहाँ पर सिक्किम गवर्नमेंट कन्फर्म द रिस्ट्रिक्शन 2001 में सिक्किम गवर्नमेंट क्या इस पर कन्फर्म कर दिया कि रिस्ट्रिक्शन रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पर किसी प्रकार का एक्टिविटी नहीं होगा, कोई भी एक क्लाइंबिंग एक्टिविटी भी नहीं होगा, ठीक ना। 2001 से यहाँ पर कोई भी जो पर्वतारोही होते हैं, चढ़ते हैं, अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, उनके लिए भी रोक दिया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू महाबोधि टेम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ महाबोधि टेम्पल की बात हो रही है और उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, टेम्पल कम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड पर्टिकुलरली टू अटेनमेंट ऑफ द इनलाइटमेंट, करेक्ट। यहीं पर बोधि जो टेम्पल है यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध जी क्या कहते हैं, इनलाइटमेंट पाए थे, ठीक। तो वही इनलाइटमेंट यहाँ पर सिद्धार्थ जो हैं बुद्ध बन गए, तो उसी पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ ये बात सही है। इट बिल्ड बाय इम्पेरर अशोक इन 3rd सेंचुरी, ये जो इम्पेरर अशोक के द्वारा बनाया गया था और कुछ कंस्ट्रक्शन शुंग डायनेस्टी के द्वारा भी किया गया था। इट बिल्ड इंटायर विथ रेड सैंड, नहीं रेड सैंडस्टोन से नहीं, ये पूरा ब्रिक से बना है, ये ब्रिक से पूरा बना है। तो आपको ये समझना पूरी याद रखने वाली चीज़ है कि महाबोधि जो टेम्पल है ये ब्रिक से बनाया गया। टेम्पल इज करेंटली गवर्न द टेम्पल एक्ट 1949, करेक्ट। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट, क्योंकि यह ब्रिक से बनाया गया, स्टोन से नहीं यूज किया गया, इसमें टोटली ब्रिक है। तो थर्ड को छोड़कर सभी करेक्ट है, तो ऑल 3 इज करेक्ट, सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्यों ये न्यूज में था। न्यूज में इसलिए था कि यहाँ पर जो बौद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने डिमांड कर रहे हैं कि जो बोधि टेम्पल है इसको बुद्धों को कंट्रोल में दे दिया जाए, ठीक ना। इसीलिए क्योंकि बुद्धिस्ट का कहना है कि ये बुद्ध जी का है, हम लोग का टेम्पल है, इसलिए हमको दिया जाए, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोधि जो गया सैनी एक्ट 1949 इसे बाहर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, तो देखिए 5089 में जो सिद्धार्थ जो है इनलाइटमेंट पाते हैं बोध गया में, बिकमिंग द बुद्धा, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर ये स्टार्टमेंट का बिल्ड कम्प्लीटली ब्रिक से बना है, ठीक। और यहाँ पर गुप्ता पीरियड भी बनाते हैं, ठीक। और आपको देखेंगे तो शुंगा डायनेस्टी के भी बनाते हैं। और इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्कोलॉजिक्स रिकेल ऑफ द 5th and 6th सेंचुरी एडी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम तो चाहिए, यहाँ पर नाम ही ग्रीन है और क्रेडिट मतलब सबको मालूम है उधार, यानी ऐसा प्रोग्राम जो ग्रीन की उधारी की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। मतलब कि आप समझ लीजिए यही नाम से ही मालूम चल गया कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो कौन इसका डिसीजन लेगा, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक। इट वाज रोल आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2023, करेक्ट। 2023 में इसको रोल आउट किया गया इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के द्वारा।
इट सीक टू इनवाइट वॉलंटरी, यहाँ पर वॉलंटरी यानी आप मन करे तो पार्टिसिपेट कीजिए, मन करे तो मत कीजिए। वॉलंटरी की बात किया गया है, कोई वो नहीं किया गया, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन द सेक्टर रेंजिंग फ्रॉम द प्लांटेशन टू वाटर कंजर्वेशन टू एक्सचेंज फॉर द ट्रेडेबल क्रेडिट, करेक्ट ये भी है। इट एम टू इंसेटिव टू प्रो planet एक्शन इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज विच वुड प्रमोट द सेंटर मिशन लाइफ। सेंटर मिशन लाइफ क्या थी सेंटर की, तो यहाँ पर लाइफ क्या है, तो लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। तो अगर देखा जाए तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका यहाँ पर प्रॉब्लम न्यूज में क्यों आया, तो न्यूज में इसलिए आया कि यहाँ पर जो लॉ मिनिस्ट्री है, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसने कंसर्न किया है, इसका क्रिटिसिज्म कर दिया, कहा कि ये सही लीगलिटी को नहीं है, इसकी लीगलिटी के ऊपर कंसर्न किया। आप खुद सोचिए, बोल रहा है कि वॉलंटरी आई, आपका मन करे तो आइए कीजिए, मन करे तो नहीं। 21 साल प्रोग्राम, यह प्रोग्राम होना चाहिए जिस पर कुछ रहे कि आपको करना ही करना है, तब जाकर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और जब आप छोड़ देंगे इसी तरह से मनमानी, तो कहाँ से होगा, कुछ नहीं, फेल हो जाएगा, ठीक। तो उसी पर बोला गया है, ठीक। और इसका सबसे इसकी शुरुआत देखा जाए तो हुआ था आपका किया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, लेकिन इसका आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस दुबई में जो हुआ था 2023 में, वहाँ पर भी इसको बात किया गया। और इसमें किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री मोदी और यूएई पर प्रेसिडेंट जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के ऑफिशियल में भी इसको ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को बात की गई, ताकि इसको आगे बढ़ाया जाए, उससे प्रॉफिट मिले, क्या इन्वायरमेंट को हम बचा सकें, ठीक। तो इन्वायरमेंट को बचाने का यही है कि इसको रोल आउट सही से किया जाए, रोल आउट सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 6 हार्डर एंड मैकडोनल्ड आइलैंड। तो हार्ड एंड मैकडोनल्ड तो बहुत लोग जानते हैं, आइलैंड के बारे में नहीं जानते होंगे। वो आज रिसेंटली इन न्यूज इज पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, तो आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। इसमें से 7 ऐसे आइलैंड हैं, 7 आइलैंड में से ये आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया से आउटर है, ठीक ना। और यहाँ पर इसलिए न्यूज में क्यों आया है, न्यूज में इसलिए आया है कि ट्रंप के कारण है। ट्रंप क्या कर रहे हैं, हर जगह टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, ठीक ना। इतना ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं कि पूरा दुनिया परेशान हो गई है, ठीक ना। ड्यूटी, टैरिफ ड्यूटी जो ड्यूटी होती है, तो नो वन इज बिलीव इन द हैव विजिट, यानी कोई भी ऐसा नहीं जानता होगा कभी विजिट किया, ठीक। हार्ड मैकडोनल्ड आइलैंड, ठीक है। ये कहाँ, वोल्केनिक आइलैंड है, याद कर लीजिए, वोल्केनिक आइलैंड है। और ये 7 एक्सटर्नल टेरिटोरी में से ऑस्ट्रेलिया का एक है, ठीक। और ये आर्किपेलागो कवर्ड ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर से कवर होता है, मोस्टली बैरन होता है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, ठीक ना। रिमोट एरिया वन ग्लोबली ओनली टू द पेंगुइन सील एंड सी बर्ड ही रहते हैं। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप 10% ड्यूटी गुड फ्राम, यानी 10% ड्यूटी यहाँ पर इम्पोज कर दिया, क्या गजब। लेकिन दिमाग का तेज है, कुछ भी कहिए डोनाल्ड ट्रंप, ठीक। हार्डर मैकडोनल्ड आर नॉट ओनली द परप्लेक्सिंग एडिशन टू ट्रंप लिस्ट ऑफ कंट्री ऑन विच यूएस हैड स्लैब रेसिप्रोकल टैरिफ। द लिस्ट इंक्लूड द 3 फर्दर ऑस्ट्रेलिया फॉरेन टेरिटरी, कोकोज आइलैंड पर भी है, क्रिसमस आइलैंड पर और नॉरफोल्क आइलैंड पर भी है। तो आप कोई भी ऐसा आइलैंड 3 को याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पर तो वही है, इंडिया पर कितना है, तो 26%, याद कर लीजिए, इंडिया पर 26%। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO कैन प्ले फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। PIO क्या इंडिया के लिए फुटबॉल टीम में खेल सकता है, नहीं। FIFA rule state that player who want to represent country must bear his passport, करेक्ट। फीफा का रूल है कि अगर कोई भी प्लेयर अगर खेलना पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके पास अपने कंट्री का पासपोर्ट होना ही चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, स्टेटमेंट 1 नॉट करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड यानी डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन किया गया, इस तरह से बनाया गया है। क्योंकि पिछले बार जब पूछा था तो बेहोश हो गए थे सभी लोग, ये क्या पूछ दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वाज रिसेंटली इन न्यूज लोकेट इन। तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक, अंडमान निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है, ठीक। और ये हमेशा न्यूज में रहता है और अभी भी न्यूज में है। और न्यूज में इसलिए है कि 24 ईयर ओल्ड US नेशनल, यानी
24 ईयर ओल्ड कोई यूएस का आया था और यहाँ पर घुस गया था और वो गायब हो गया है। गायब मिला है, मिलाने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर दो सेक्शन के अंदर कानून जो ला है फॉरेन एक्ट 1946 ये पूछा जा सकता है। फॉरेन एक्ट 1946 के तहत इसको प्रोटेक्ट किया गया अंडमान निकोबार आइलैंड को। तो 1946 और 2012 अमेंडमेंट जो है उसके द्वारा, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्टेड ऑफ ए ओरिजिनल ट्राइब, यानी ओरिजिनल ट्राइब जो है उसमें अगर एंट्री करते हैं उनके लिए प्रोटेक्ट के लिए इस पर एफआईआर दर्ज किया गया। ठीक, तो यहाँ पर ये न्यूज में, इसके पहले एक बार न्यूज में आया था कि कोई वहाँ पर गया था, उसको मर गया, उसको मार दिया गया तीर धनुष से। ठीक, अभी भी वो बाबा आजम के ज़माने में जीते हैं। कौन? सेंटिनल ट्राइबल। विथ रेफरेंस टू फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये हमेशा यूपीएससी का प्री क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए फॉरेन राइट एक्ट और जितने भी नए नए एक्ट आए हैं उसको भी ध्यान दीजिए, और जो इंटरकनेक्टेड है पीछे से उसको भी याद कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन प्री में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या? इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फॉरेस्ट डेवलिंग ट्राइबल कम्युनिटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप टू फॉरेस्ट रिसोर्स। तो ये देखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है FRA 2006 जो है ये बनाया किसके लिए? ये बनाया, देखिए कोई भी एक्ट आता है तो आप समझिए, कोई भी एक्ट आता है, अब ज़्यादातर देखेंगे एक्ट जो है तो किसी को सेव करने के लिए आता है, किसको? जो वल्नरेबल होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उन्हीं को बचाने के लिए एक्ट आता है। बाकी पावरफुल को रोकने के लिए आता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पावरफुल को एक काम किसी को करने के लिए नहीं आता है, एक करो, आता है उसको बचाओ। ठीक, तो यहाँ पर किसको बचाने के लिए? अगर फॉरेस्ट पर पूरा सरकार कंट्रोल कर लेगी तो ये जो ट्राइबल पीपल है, जो फॉरेस्ट के रिसोर्स पर जीते हैं, उनका पूरा लाइवलीहुड चलता है, वो कैसे रहे, उनको बचाने के लिए एक्ट आया था और उन्हीं को अब हटाया जा रहा है, समझ लीजिए। तो फॉरेस्ट एक्ट सबसे सिंपल ये समझ लीजिए कि ये ट्राइबल कम्युनिटी जो फॉरेस्ट पर ही निर्भर रहती है, फॉरेस्ट के रिसोर्स पर रहती है, उन्हीं को बचाने के लिए, उनको जीवन यापन फॉरेस्ट पर ही पूरा डिपेंड है, उनको ही बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। बस जब भी ऐसा कुछ आए तो आप जान लीजिए कि ये फॉरेस्ट जो ट्राइबल पीपल है, जो फॉरेस्ट पर निर्भर है, पूरा उसके रिसोर्स, लैंड, हर तरह से। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि फॉरेस्ट को नुकसान नहीं करते हैं। अगर ट्राइबल जो फॉरेस्ट पर निर्भर रहते हैं वो, उनका लाइफ स्टाइल भी उसी तरह से होता है। ठीक, फॉरेस्ट को नुकसान कौन करता है? जो बाहरी जाते हैं, जो एलियन पीपल जाते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और उनको वहाँ पर क्या दिखता है? प्रॉफिट दिखाई देने लगता है, यार इसको हटा देंगे, यहाँ पर ये ले लेंगे तो यहाँ से फॉरेस्ट का हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले लेंगे, तो इसलिए। ठीक, तो वो अपने, तो आप बस इतना है, जब भी फॉरेस्ट राइट एक्ट आएगा, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ये देखिए कि ट्राइबल के लिए क्या यहाँ पर बात की गई है, अगर उनके फेवर में है तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए देखते हैं। इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फॉरेस्ट डेवलपिंग ट्राइबल कम्युनिटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप टू फॉरेस्ट रिसोर्स, करेक्ट बात की गई उनकी। डू नॉट इनकम्पास राइट ऑफ सेल्फ कल्टिवेशन, इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इनकी राइट को ही कट कर दिया गया, जबकि गलत है। इट प्रोवाइड कम्युनिटी राइट एट ग्रेजिंग, फिशिंग, एक्सेस टू वाटर बॉडी फॉर इन फॉरेस्ट, करेक्ट है। ठीक, तो सेकेंड को छोड़ के सब करेक्ट है, तो सेकेंड किस में नहीं है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब वही चीज़ें इसमें बोला गया है, आप इस बार, ठीक ना, तो सी इज करेक्ट, बस अब सिंपल सिंपल समझा दिया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर कंसिडर करने के लिए बोला गया, तो एक बार समझ लीजिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेट माने क्या होता है? किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, वाइब्रेट करते होना, हमेशा वो गतिशील रहे। ठीक है ना, वाइब्रेट। विलेज, यहाँ पर विलेज की बात की गई, यानी विलेज को वाइब्रेट करना मतलब उसको मोशन देना है। अब मोशन किस एरिया में देना है? क्या किसी चीज़ को हम प्रोग्राम को बनाते हैं कि उसका डिक्लाइन हो? नहीं, उसको हम डेवलप करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर मोशन दिया जा रहा है कि इसको विलेज को डेवलप करने की, तो विलेज को डेवलप करेंगे तो कहाँ के विलेज को? तो आप ये समझ लीजिए कि इसका टारगेट क्या है। इसका टारगेट है विजन इंडिया 1947 का टारगेट है। ठीक, और यहाँ पर क्या है कि जो बॉर्डर पर विलेज हैं उनको ये डेवलप करने के लिए, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, कोई विदेशी या कोई फॉरेन कंट्री उस पर वो कंट्रोल न कर पाए, या उसकी एक्टिविटी को देखने या निगरानी करने के लिए क्या होता है कि वहाँ के बॉर्डर के पीपल को अच्छा रिसोर्स दे दिया जाए तो वो उधर नहीं इंक्लाइन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत हुआ तो अरुणाचल प्रदेश से, अब इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो ये सेंटर का पूरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, करेक्ट। इट प्रोग्राम वुड हेल्प टू कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द विलेज लोकेट इन ब्लॉकिंग, अब्यूटिंग
नेशनल लैंड बॉर्डर करेक्ट है, दोनों इज करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बारे में थोड़ा सा है तो देख लीजिए। यूनियन कमेंट ट्राई द सेकेंड फेज, यानी सेकेंड फेज इसका स्टार्ट हो गया है। सेकेंड फेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, विच एम टू कम्प्रेसिव डेवलप सेलेक्टिव विलेज अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जितने भी विलेज हैं उनको सेलेक्ट करना है कि किसको, यानी सेलेक्टेड है, धीरे धीरे पूरा बॉर्डर का विलेज ही डेवलप हो जाएगा। कैबिनेट अप्रूव द वाइब्रेंट विलेज फेज सेकेंड सेंटर स्ट्रक्चर स्कीम है, पूरा सेंट्री इसको रिस्पॉन्स किया जाएगा, पूरा सेंट्री 100% सेंटर के द्वारा इसको फाइनेंस किया जाएगा। ठीक, और इसका विजन, ये पार्ट किसका है तो विजन ऑफ विकसित भारत 2047। तो विजन ऑफ भारत का, जो विकसित भारत का विजन है, उसका विजन क्या है तो सेफ सिक्योर वाइब्रेंट लैंड बाउंड्री। तो इसी बस आपको ये 3 वर्ड याद रहेगा तो आप इसको करेक्ट कर देंगे, बाकी और कोई याद होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए विकसित भारत का जो एम है, क्या एम है तो आपको ये होना चाहिए सेफ सिक्योर और वाइब्रेंट लैंड बाउंड्री। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, B2 स्पाइराइट स्टेल्थ बमर वाज रिसेंटली सी इन न्यूज विथ रेफरेंस टू। तो यहाँ पर B2 स्पाइराइट स्टेल्थ बमर, यहाँ पर B2 स्पाइराइट स्टेल्थ बमर, तो इसको याद कर लीजिए। और ये न्यूज में आया रिसेंटली, तो क्या डिप्लॉय बाय द यूनाइटेड स्टेट इन इंडियन ओशियन, करेक्ट, ये एज करेक्ट ऑप्शन है। ठीक ना, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका आयोग क्या डिप्लॉय किया है 6 B2 स्पाइराइट स्प्राइट स्प्राइट स्पाइट, क्या इसको प्रोनाउंस करें, स्टेल्थ बमर, यानी 6 बमर कहाँ पर, डियागो ग्रासियो आइलैंड जो है वहाँ पर, ये कहाँ पर आइलैंड है तो इंडियन ओशियन में, आप लोग खोल के एटलस देखिए। ठीक ना, और वहाँ के आसपास को आइलैंड को भी देखिए, जैसे आप सोलोमन आइलैंड देखिए, सेलेस आइलैंड देखिए, फिर उसके बाद आप एगले आइलैंड देखिए, ये सब आइलैंड क्या है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, उनका डायरेक्शन देखिए। ठीक ना, नेक्स्ट चलते हैं। बैंकॉक विजन 2013, तो यहाँ बैंकॉक विजन रिसेंटली न्यूज में देखा गया, उसके रेफरेंस में, तो कहाँ पर ये किससे रिलेटेड है तो बिम्स्टेक से। अब बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो बिम्स्टेक की स्टेबलाइजेशन 1997 में किया गया था। ठीक ना, और इसमें इसका मेन, इसके नाम में ही इसका काम है। ठीक ना, और वही देश भी हैं। ठीक ना, अगर आप बिम्स्टेक की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव इसका नाम है, मल्टी सेक्टोरल। ठीक, मल्टी सेक्टोरल क्या है इनिशिएटिव, ऐसा इनिशिएटिव है बे ऑफ बंगाल को सेफ रखने के लिए, जो बे ऑफ बंगाल है उसको सेफ रखने के लिए। और किस में तो सिक्योरिटी, किस, अब जो सिक्योरिटी अभी आप इकोनॉमिकल कोऑपरेशन होगा एक दूसरे का, और टेक्निकल। ठीक ना, और बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक, तो रिसेंटली क्या प्राइम मिनिस्टर, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं अभी कहे हैं 6 बिम्स्टेक का मीटिंग हुआ था बैंकॉक में, 6, तो ना 6वां, और ये 6वां जो 6 जो है 6वां जो है ये बिम्स्टेक का मीटिंग बैंकॉक में हो रहा है, ये 2018 के बाद पहला ऐसा फिजिकल मीटिंग है, बाकी तो वर्चुअल चल रहा था। ठीक ना, वर्चुअल ऑनलाइन। ठीक ना, तो उसी में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक विजन 2013 के बारे में डिस्कस किया गया है कि इसको किया जाएगा। ठीक है ना, तब आप जब भी पूछेगा बैंकॉक विजन 2030 बैंकॉक विजन क्या है, किसी रिलेटेड बिम्स्टेक का चार्टर कमिंग टू फोर्स, तो ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिम्स्टेक का आप कंट्री मैप खुद देखिए। ठीक है ना, नेक्स्ट, बैक इन 1932 द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन कोऑर्डिनेट विद द ब्रिटिश, एंड निज़ाम जो हैदराबाद है 1932 की बात है। अब सोचिए पास्ट में जाइए अपने मॉडर्न हिस्ट्री में, 1932 के टाइम पर निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम जो था ब्रिटिश के साथ कोऑर्डिनेट करके स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज व्हाट वाज व्हेन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एयरफील्ड, तो वहाँ पर क्या ब्रिटिश से हैदराबाद का निज़ाम मिलकर एक एयरफील्ड जहाँ से लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं, रह सकते हैं, उस लैंड का डेवलप करता है। ठीक ना, दिस एयरफील्ड वाज यूज बाय ब्रिटिश इन वर्ल्ड वार सेकेंड में यूज किया था। वर्ल्ड वार सेकेंड का ड्यूरेशन क्या है 1939 से 1945 तक, ये ड्यूरेशन याद रहे। ठीक, इसमें ये यूज किया जाता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग द पोलो कब हुआ था 1948, याद रहे।
1948 में पोलो ऑपरेशन के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसको? इस एयरफील्ड को, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिश के कोऑर्डिनेशन के द्वारा बनाया गया था। और इसका इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट रोल क्या था? इंडो चाइना वार 1962। तो बोला गया कि एबव लाइन, जो ये लाइन बोली गई है, वो लाइन किसके रेफरेंस में बोली गई ये बताना है। तो मनरून एयर स्ट्रिप, मनरून एयर स्ट्रिप जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद के और ब्रिटिश के कोऑर्डिनेशन के द्वारा बनाया गया था, और ये तेलंगाना में है। और इस पर ये इसको न्यूज में इसलिए है कि इंडिया इस बार फिर इसको चाह रही है एक बार बनाने के लिए। ठीक, लार्जेस्ट एयरफील्ड मरून तेलंगाना नाउ लाइक फारगेट, यानी इसको लोग भूल गए हैं, लेकिन इसको सोचा जा रहा है कि फिर इसको बनाया जाए ताकि फ्यूचर में इसका काम आए। ठीक है ना, जब बनेगा तो देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये देखिए इसी तरह से परीक्षा में पूछा जाता है, तो स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए और इसको आराम से बताइए, नहीं तो फिर क्या होगा कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन के बाद क्या होगा, आप 2 मार्क्स आसानी से मिलने वाले छूट जाएगा। ठीक, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या, रिमिटेंस फ्रॉम एडवांस इकोनॉमिक हैव राइजन स्टडी इन रिसेंट ईयर। जो रिमिटेंस है, रिमिटेंस किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो जान, रिमिटेंस मतलब सिंपल भाषा में एकदम, जो लड़का वनडे का पढ़ रहा है, बेसिक नहीं पढ़ रहा है, एकदम गंवार है, मतलब कि पहली बार बिगिनर है, उनके लिए बता रहा हूँ। रिमिटेंस ये समझिए कि जो भी इंडियन पीपल है, इंडिया के बाहर जाकर किसी देश में काम कर रहे हैं, उनको रिमिटेंस बोलते हैं, बस सिंपल। ठीक, एडवांस इकोनॉमी राइज द रिसेंट ईयर, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि रिसेंट ईयर में रिमिटेंस जो है एडवांस इकोनॉमी में राइज जो बड़ी है, ओवरटेकिंग गोल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यानी CGG को भी क्या हो गई, ओवरटेक कर दी, विच हैड ट्रेडिशनली कंट्रीब्यूट लार्ज शेयर रिमिटेंस टू इंडिया। और इसमें क्या, जो रिमिटेंस ऑफ इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं इंडिया के रिमिटेंस। तो इसमें से ये देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या है, देखिए रिमिटेंस तो बढ़े हैं, रिमिटेंस के कारण हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, और जो गोल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जिसमें 6 कंट्रियाँ आती है लगभग, ठीक ना, तो वो 6 कंट्रियों में पहले ज़्यादा जाते थे, अब कम जाते हैं। तो अब कम जाने का मतलब क्या हुआ कि उधर से जो जो गोल्फ कंट्रियों का करेंसी है, उनका वैल्यू कम है, किसके अपेक्षा, डॉलर की अपेक्षा, यूरो की अपेक्षा, और किसके अपेक्षा, पाउंड। ठीक ना, तो इसका मतलब लोग कहाँ जा रहे हैं, यूरोप की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रिमिटेंस बढ़ा है। ठीक ना, अब यहाँ पर रीजन क्या दिया स्टेटमेंट डू, क्या बोला है, द इकोनॉमिक downturn caused by COVID-19 pandemic and nationalized policy in Gulf are some factor have to lead to decline in remittance from the Gulf। तो देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर को बात कर रहा है, क्या रहा है कि कोविड एक पहला पेंडेमिक है जो कि हमारी इकोनॉमी को डाउन कर रही है। दूसरा बोल रहा है कि जो नेशनलाइज पॉलिसी, यानी गोल्फ कंट्रियों की अपनी अपनी पॉलिसी है, अपने वर्कर को बचाने के लिए सभी काम कर रहा है। जैसे ट्रंप क्या कर रहा है अपने वर्कर को बचाने के लिए, अपनी क्या कर रहा है, वहाँ से लोगों को प्लेन में भर भर के भेज रहा है वापस, ठीक, इलीगली जो चले गए हैं। ठीक ना, तो उसी तरह से सभी कंट्री अपने लोकल वर्कर को, अपने इंडिजिनियस वर्कर को बचाने के लिए, उनके लाइवलीहुड को सही करने के लिए, बेटर करने के लिए कुछ पॉलिसियाँ बनाती है, जिसको नेशनलाइज पॉलिसी बोलते हैं। तो उस पॉलिसी का इफेक्ट पड़ेगा कौन, जो बाहर से वहाँ पर आकर काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और अपने घर वालों को दे रहे हैं, तो इसका तो इम्पैक्ट है। In contract, remittance from the advanced economy has increased Indian professional earn significant more than country compared to their counterpart in Gulf। करेक्ट है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा सही होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों सही है, सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट करेक्ट है, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, और यहाँ पर न्यूज में क्यों है कि अभी RBI जो है लेटेस्ट रिमिटेंस सर्वे लेके आई है, कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये लास्ट मंथ में यहाँ पर रिमिटेंस का जो सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखाई दिया है, शिफ्ट क्या दिखाई दिया, एडवांस इकोनॉमिक दिखाई दिया, क्या है कि ये लोग जो है गोल्फ कंट्री में ना जाके कहाँ जा रहे हैं, यूरोप की तरफ, यूनाइटेड अमेरिका की तरफ। ठीक ना, और ये डॉलर में अब कमा रहे हैं। और सिक्स गोल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जिसमें याद कर लीजिए कौन कौन नेशन, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कतर है, ओमान है, और बहरीन है, कुवैत है। इनका नाम परीक्षा में पूछ देगा, तो आपको फ्री फंड में 1 नंबर चला जाएगा। याद करने का यही तरीका है कि गोल्फ के किनारे किनारे जितने भी देश हैं, पर्शियन गोल्फ का उन्हीं का ये नाम है। ठीक ना, उन्हीं का ये नाम है। ठीक ना, ठीक, आप उसको एक बार देख लीजिए मैप में। ठीक, नेक्स्ट,
सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडो पाकिस्तान वार 1965। तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन बनाया गया है इंडो पाकिस्तान वार 1965 से, एंड इंस्पायर बाई फार्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री विजन फॉर इंडिया, जय जवान जय किसान। मनोज कुमार एट द फिल्म पैट्रोनाइज इन इज सीन इन द फर्स्ट हाफ द फार्मर एंड लेटर एज द आर्मी मैन। तो यहाँ पर इंडो पाकिस्तान वार 1965 से और प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के जो स्लोगन था जय जवान जय किसान से इंस्पायर होके, यानी उससे इंस्पायर्ड होके मनोज कुमार जो एक फिल्म बनाते हैं जिसका फर्स्ट हाफ में यानी इंटरवल से पहले वो किसान रहते हैं और इंटरवल के बाद वो आर्मी में चले जाते हैं, आर्मी मैन। तो वो कौन सा मूवी है, उस मूवी का नाम पूछ रहा है उपकार। और सोचिए ये क्यों पूछा गया, क्योंकि अभी हाल में मनोज कुमार जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक चमचमाता सितारा का अभी डेथ हो गया, ठीक ना। चलिए आज का 15 क्वेश्चन पूरे वीक का कंप्लीट हुआ, जो 31 मार्च से लेके कब से 31 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक को कवर करने की कोशिश की गई है। और कुछ क्वेश्चन अगर छूटे होंगे तो हम लोग डेली वीकली करंट अफेयर भी करते हैं। तो कुल मिला के हम लोग ये क्या एक तरह से पूरा वीक का रिवीजन है, छुटे छटके, ठीक ना। कोशिश रहती है कि इसको अच्छी तरह से किया जाए, ठीक ना, लेकिन कोशिश यही रहती है। और बाकी मिलते हैं कल से फिर सब्जेक्ट वाइज लंबे टाइम के बाद। चलिए तो ठीक है, धन्यवाद, जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए पसंद आए तो, और न पसंद आए तो एक बार सब्सक्राइब शेयर करके चले जाइए, बाकी जिसको ज़रूरत होगा वो देखेगा, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट यही है कि आपको अपने टारगेट तक पहुँचाना, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।